हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न होगा वो आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और अच्छे से आप लोगों को तैयार करने का एक सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपके पेपर में ये प्रश्न जो है वो हर बार पूछा गया है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नों की तरफ, यानी कि प्रश्न की तरफ कैसा प्रश्न आया हुआ है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें कि प्रश्न में यानी इस प्रश्न में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको आंसर को अच्छे से लिखना होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको इसी अकॉर्डिंग लिखते भी हैं। अब जैसे आपका आता है प्रश्न नंबर यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट नंबर, संदृढ़ विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। संदृढ़ विकास का मतलब क्या होता है, संदृढ़ विकास शब्द किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताएँगे। संदृढ़ विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों, संदृढ़ विकास का मतलब होता है संसाधन का संरक्षण, संसाधन से जुड़ी हुई तथ्य, या संदर्भित का मतलब होता है संसाधन को हम क्या करेंगे, संसाधन को एक शब्द रहता है कि संसाधन होता है, यानी कि जो साधन होता है उसको हम एक जो हमारे काम के लिए कोई भी यंत्र हमारे काम में उपयोग हो तो उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो यानी कि जो संदर्भित विकास है, संदर्भित विकास का मतलब होता है दोस्तों कि किसी कार्य को सरल बनाने के लिए जो हमें संसाधन का उपयोग किया जाता है उसी को हम संदर्भित विकास कहते हैं। यानी उस पे हम क्या करते हैं कि आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका आता है आंसर में लिखना होगा, इसको इसी के अकॉर्डिंग लिखा होगा जैसे आपका इसकी अवधारणा के बारे में है, संदर्भित विकास के बारे में। संदर्भित विकास किस तरीके से हुआ है, संदर्भित विकास का विचार सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में आया है। अगर संदर्भित विकास का जो फर्स्ट बार यूज किया गया है उसको 1970 ईस्वी में किया गया है। इसके पश्चात यह न केवल विभिन्न पर्यावरणीय मंचों पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रमुखता से उभरा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है जो पर्यावरण क्षेत्र में इसका जो विकास हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक बहुत बड़ा प्रमुख स्थान बताया गया है इसका। इसके बाद फिर आता है संदर्भित विकास की अवधारणा के साथ ही संसाधन संरक्षण पर विचार जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब यही बताया गया है कि जो संसाधन संरक्षण है वो संदर्भित विकास का मुख्य अवरोध है। संसाधनों का अत्यधिक शोषण ही पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है, और इसके अतिरिक्त वर्तमान में यदि संसाधनों का विशेषकर समाप्त हो जाने वाले संसाधनों को अत्यधिक शोषण होगा तो भविष्य में वे उपलब्ध ही नहीं रहेंगे और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उसका फिर आता है आपका कि पर्यावरण संसाधन प्रबंधन के संबंध में अनेक नीतियाँ एवं संकल्पनाएं विकसित की गई हैं, जिनमें दिल्ली की शून्य वृद्धि नीति हो गई, नेसे का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फॉर सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटीज़, नेगार्ड द्वारा प्रतिपादित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, सर्वविदित संकल्पना, पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी एवं उत्पाद प्रमुख। इन सभी अवधारणाओं में पर्यावरण को संरक्षित कर विकास करना ही वर्णित किया गया है। तो इसी को हम संदर्भित विकास कहते हैं। तो आई होप आप लोग को संदर्भित विकास का मतलब समझ में आएगा। यानी संदर्भित का मतलब होता है यानी कि एक लाइन की ओर से, यानी कि एक सीधी रेखा में चलने वाली, यानी कि आपका आता है कि स्टेप बाय स्टेप। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में सतत विकास के प्रति सचेष्ट है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जिनमें आपका आता है यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी यूनेप का मतलब यहाँ पे बताया गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो प्रमुख है। इसके द्वारा विश्व के देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है। जिस दिशा में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास पर पृथ्वी सम्मेलन 2002 को आयोजित किया गया है। सतत विकास
सतत विकास मतलब कहीं कहीं, और जो संतृप्त है वो स्टेप बाय स्टेप विकास होता ही जा रहा है, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो फिर आता है आपका नेक्स्ट कि जिसमें विश्व का पर्यावरण समस्याओं का पर विचार के साथ विश्व को धारणीय एवं सतत विकास हेतु प्रेरित करना था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य समन्वय पर विचार भी किया गया और इस प्रकार के अनेक मंचों पर सतत विकास की संकल्पना का महत्व दिया गया। आज विश्व के सभी देश सतत विकास की संकल्पना कर रहे हैं, सतत विकास की संकल्पना कर रहे हैं, जो स्वीकार करते हैं यद्यपि कुछ गतिरोध हैं जिन्हें हम विचार विमर्श से उलझा लिया यानी कि सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि विकास की यही अवधारणा विश्व में मानव जीवन को सुरक्षित रख सकती है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, वो आपको यहाँ पे पूर्ण रूप से अगली वीडियो में अच्छे से और बताया जाएगा। जो इसके कुछ वर्ड होंगे वो आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। उसके बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि संकल्पना का महत्व दिया जाता है, क्योंकि विकास की यही अवधारणा विश्व में मानव जीवन को सुरक्षित रख सकती है। तो ये आता है आपका संतृप्त विकास के बारे में। सतत विकास और संतृप्त विकास ये दोनों में आपको उसमें मॉडल पेपर में सॉल्व करा दिया है। संतृप्त विकास के कहते हैं और सतत विकास, बट आपको यहाँ पे मैं संतृप्त विकास के बारे में बता दिया है, इसकी अवधारणा क्या होती है, संतृप्त विकास का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बताया है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि नर्मदा घाटी परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब नर्मदा घाटी परियोजना कब लागू हुआ है, कितनी बड़ी है, इनकी कितनी लंबाई है और इसकी जो गहराई है, फीसदी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब इसमें आता है नर्मदा घाटी परियोजना, हेडिंग डालेंगे आप लोग नर्मदा घाटी परियोजना। इसमें आएगा कि नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी तथा पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये कौन सी है? जो नर्मदा नदी है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणियों में अमरकंटक से निकलकर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मध्य प्रदेश से इनकी जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक श्रेणी है मैकाल की, वहाँ से ये निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गुजरात में भरूच के निकट एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा ना बनाकर ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जो ये अपना रन करती हैं वो 1312 किलोमीटर की यात्रा ये करती हैं। उसके बाद फिर आता है एस्चुरी बनाती हुई कैम्बे की खाड़ी में गिरती हैं। ये एस्चुरी बना करके गुजरात में, ये कहाँ पे, कैम्बे की खाड़ी में ये जाके गिरती हैं। उत्तर में ये बिंद श्रेणियाँ से, जो उत्तर में स्टार्ट होती है बिंद श्रेणियों से, और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियाँ, पूर्व में मैकाल श्रेणियाँ तथा पश्चिम में अरब सागर नर्मदा घाटी या बेसिन की सीमा बनाती हैं। पूर्व से पश्चिम से बेसिन की जो अधिकतम लंबाई है वो 953 किलोमीटर है। अब तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ, अभी तक हमने आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ बताई थी, जो ये आपकी आती हैं बेसिन की, जो बेसिन की लंबाई यानी कि बेसिन का जो होता है ये आपको मिलते हैं। जो बेसिन की जो श्रेणियाँ हैं, बेसिन में जो मिलती हैं वो बिंद यानी कि पूर्व पश्चिम की जो हैं आपकी, यानी कि मैकाल श्रेणी से ये जाके कहाँ पे होती हैं, ये अरब सागर के पश्चिम दिशा में अरब सागर यानी कि अरब सागर के नर्मदा घाटी तक ये मिलती है जाके। फिर आता है पूरब से पश्चिम में बेसिन की जो अधिकतम लंबाई है वो 953 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ से आपकी बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम जो चौड़ाई है वो 234 किलोमीटर है। यह उद्गम के बाद 1070 किलोमीटर मध्य प्रदेश में
आगे के 35 किलोमीटर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर तथा और आगे की ओर 39 किलोमीटर महाराष्ट्र व गुजरात सीमा में प्रवाहित होती हैं। अंतिम 161 किलोमीटर गुजरात में प्रवाहित होती हैं और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% मध्य प्रदेश में, 2% महाराष्ट्र में और 11% गुजरात में है। इसका जो औसतन मिलियन घन मीटर है वो 54,600 मिलियन घन मीटर वार्षिक जलराशि प्रवाहित होती हैं। इसमें उत्तर से हीरा, ओरिसन, बरना और कोलार तथा दक्षिण में बड़नेर, बंजर, शक्कर, दूधी और तवा आकर मिलती हैं। ये क्या है दोस्तों? ये आपको इनकी सहायक नदियां हैं। ये आके इसमें इनकी जो सहायक नदियां हैं वो आके मिलती हैं। अब नर्मदा नदी जल की सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही प्रयास प्रारंभ हो गए थे। प्राथमिक सर्वेक्षण के बाद गुजरात व महाराष्ट्र में 7 परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय हुआ। नर्मदा जल का उपयोग को लेकर गुजरात व मध्य प्रदेश में विवाद उत्पन्न हो गया और इसके निपटारे के लिए बनाए गए नर्मदा जल विवाद यानी ट्रिब्यूनल जो कहते हैं यानी NWDT, क्या कहते हैं इसको, NWDT ने 1979 ईस्वी में अवार्ड पारित किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को आवंटित जल का उपयोग 2025 तक कर लेना होगा। अब जो आवंटित यानी कि आपको जो ये निर्धारित किया जाएगा 2025 तक, यानी NWDT के निर्णय अनुसार जो नर्मदा जल बंटवारा है वो क्या है इसमें मध्य प्रदेश में आपको 18.25 आवंटित जलराशि होगी। आवंटित का मतलब होता है जो बंटवारा की गया है जलराशि है। गुजरात में आपको 9% है, 9% आती है आपका। राजस्थान में 0.50 है और महाराष्ट्र में कुल आपको 0.25 यानी कि टोटल आपको 28%। यानी नर्मदा जल विवाद यानी कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड में मध्य प्रदेश को लगभग 2/3 जलराशि उपयोग का अधिकार मिला गया। यानी जो मध्य प्रदेश को जलराशि मिली है वो 18% है। 18.5% जल यानी कि नर्मदा का यूज कर सकता है। फिर गुजरात का है 9% और राजस्थान का है 0.50 और महाराष्ट्र का 0.25 यानी कि 28% जल को, जो नर्मदा की 28% जल है उसमें से 18.25 ये आपको मध्य प्रदेश, 9 आपको गुजरात और 0.50 राजस्थान और 0.25 महाराष्ट्र यूज कर सकेगा। नर्मदा का लगभग 87% अपवाह क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश सरकार ने 29 बृहत और 135 मध्यम स्तरीय तथा लगभग 3000 से ज़्यादा परियोजनाएं बनाई जो 2025 तक पूर्ण होनी है। योजनाओं के कार्यान्वयन व पुनर्वास के लिए 1985 ईस्वी में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया गया और बृहत एवं बहुउद्देशीय योजनाओं में जैसे इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नर्मदा सागर तथा बारंगी बांध सम्मिलित हैं। पर्यावरणवादियों, समाज सेवियों व आदिवासी समुदाय ने नर्मदा पर बनने वाले बड़े बांधों का विरोध किया था। फिर आता है नर्मदा सागर परियोजना। अब नर्मदा सागर परियोजना किस तरीके से, इसमें लिखेंगे आप लोग कि यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी यानी कि पुनासा के पास नर्मदा सागर परियोजना प्रगति पर है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित इस परियोजना में एक बड़ा बांध बनाकर 1550 मेगावाट बिजली पैदा करने के साथ 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी। यानी कि 1550 मेगावाट की बिजली भी पैदा करेगा और 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जाएगी इससे, यानी नर्मदा सागर परियोजना से। इससे होने वाले पर्यावरणीय हानि के कारण इसका प्रारंभ से ही विरोध शुरू हो गया। इसमें हरसूद कस्बा व 80 गांव पूरी तरह तथा 105 गांव आंशिक रूप से डूब जाएगा। इससे 40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र भी जलमग्न हो जाएगा। लगभग 1.5 लाख व्यक्ति विस्थापित होंगे। अब ये चित्र आपको यहाँ पे दर्शाया गया है नर्मदा घाटी परियोजना का।
यानी कि जो नर्मदा घाटी परियोजना का हुआ है वो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आपको अमरकंटक से स्टार्ट होती हैं और ये खाड़ी में जाके गिरती हैं। यहाँ से जैसे आपका स्टार्ट हुई नर्मदा से, नर्मदा नदी है आपकी, उसके बाद में फिर आती हैं जबलपुर, फिर बारंगी बांध आपका यहाँ से आ जाता है, फिर तवा बांध आ गया आपका, फिर से बहती हुई सीधा नर्मदा नदी, फिर आता है इंदौर में आपकी आती हैं, ये आपको ओंकारेश्वर बांध बन गया, फिर माहेश्वर बांध हो गया, फिर आपका आता है बड़वानी में, उसके बाद फिर सरदार सरोवर बांध, फिर आपका यहाँ पे बड़ौदा, और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे सूरत में आके गिरती हैं। यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो ये उनकी क्या है, स्ट्रक्चर है। यानी कहाँ कहाँ से ये निकलती हैं, अमरकंटक से निकल के नर्मदा नदी जबलपुर यानी कि राजस्थान हरियाणा से, ये राजस्थान से होकर गुजरती हुई सीधा गुजरात में आती हैं और गुजरात से सीधा ये महाराष्ट्र में आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये अपना परियोजना। अब ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसके बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे हेडिंग है सरदार सरोवर परियोजना। इसमें लिखेंगे कि नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही गुजरात में नौगांव के पास नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। वो कौन कौन, ये जो आप प्रमुख उद्देश्य हैं वो फर्स्ट नंबर है कि गुजरात के जल की कमी वाले जो 3244 गाँवों के कुल 18 लाख हेक्टेयर भूभाग, राजस्थान का जलाभाव वाला 75,000 हेक्टेयर भूभाग तथा महाराष्ट्र का 37.5 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेगा। ये कौन सा है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध का परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, उसके जो लाभ है उसके बारे में। फिर सेकंड नंबर, कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का वार्षिक उत्पादन देगा। थर्ड नंबर, 131 नगरों व कस्बों तथा 4700 गाँवों में निवास करने वाली जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। फोर्थ नंबर, उद्योगों को जलापूर्ति होने से औद्योगिकरण बढ़ेगा। फिफ्थ नंबर है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ ही डेयरी उद्योग का विकास होगा। फिर है कृषि, पशुपालन व उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सिक्स नंबर है बांध के कारण बाढ़ नियंत्रण होगा। प्रतिवर्ष भरूच तथा 210 गाँवों में बाढ़ की समस्या रहती हैं। फिर है सेवन नंबर, इससे जलापूर्ति के कारण शूलपंचेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, जंगली गधा अभ्यारण्य, यानी ये अभ्यारण्य जो है यानी कि शूलपंचेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, जंगली गधा अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, बेलावडर ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सेंचुरी, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य तथा आलिया बेट लाभान्वित होंगे। तो इस तरीके से जो नर्मदा नदी से जो बांध बनाए यानी कि जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको हमने बताया, और एक एक जो उनका निम्न विशेष जो इसके उद्देश्य हैं वो हमने आपको बताया। जी हाँ दोस्तों, ये सारे आपके प्रश्न थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे। इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपके साथ सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है ज़रूर एक बार से दूसरी बार वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगी, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। पेपर में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी करने होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपको सेक्शन C और सेक्शन B के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर पर सॉल्व कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।